हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए सोशल की क्लास। दोस्तों जैसा कि सोशल में आपने पढ़ रखा था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपको मैं पढ़ा रहा था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आखिर ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियोस आपके लिए बना रखी है, अपने चैनल पे आपको डाल रखा है। निश्चित ही आपने उसको पढ़ा होगा और आपने नोट्स बना लिया होगा। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो का अगला पार्ट और आखिरी पार्ट। आज कि क्लास में मैं इस चैप्टर को पूरा खत्म करने वाला हूं, तो दोस्तों आप सारे वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब एग्जाम में जाओ, आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसका आंसर कर पाओ। और दोस्तों जानते हैं आंसर करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके पास वर्ड होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए। और वर्ड्स कहाँ से होंगे? जब आप नोट्स बनाओगे। आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम में नोट्स बनाना थोड़ा सा आप कहोगे कि सर ये एग्जाम आ गया है, 1 महीना रह गया है, आप नोट्स बनवा रहे हैं, तो निश्चित ही दोस्तों नोट्स बनाना कोई बुरा नहीं होता। नोट्स बनाने से आपको फायदा होगा, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आपका इंप्रूव होगा वर्ड पावर, आपका इंप्रूव होगा वर्ड का नॉलेज, जिससे कि आप बेहतरीन आंसर लिख पाओगे और एक अच्छे नंबर गेन कर पाओगे अपने एग्जाम में। दोस्तों हम पहले तो पढ़ाएंगे कि आखिर पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हो। दोस्तों तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि आखिर डेमोक्रेसी का आउटकम क्या होता है, डेमोक्रेसी का परिणाम क्या होता है, अच्छा होता, बुरा होता है, या कितना अच्छा कितना बुरा होता है, क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, ये मैंने सारा कुछ बताया। साथ ही साथ मैंने बताया कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को 3 तरीके से उनके आउटकम को हम ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 उनका पॉलिटिकल आउटकम क्या होता है, नंबर 2 उनका इकोनॉमिक आउटकम क्या होता है, नंबर 3 उनका सोशल आउटकम क्या होता है। तो इनमें से पॉलिटिकल आउटकम मैंने पढ़ा चुका हूं, पूरा डिटेल में मैंने पॉलिटिकल आउटकम वहां पढ़ा रखा है। सेकेंड मैंने ये पढ़ा रखा था कि किस तरह से गवर्नमेंट जो होती है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट होती है। साथ ही साथ मैंने ये पढ़ाया कि गवर्नमेंट किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, गवर्नमेंट पारदर्शिता के साथ काम करती है। साथ ही साथ मैंने ये पढ़ाया था राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, इस एक्ट का यूज करके हम किस तरह से कोई भी सूचना जान सकते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर या किसी भी सरकारी संस्था के ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वो वीडियोस? आपने पढ़ा होगा, नोट्स बनाया होगा, आपको निश्चित ही मजा आया होगा। तो आज हम पढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जैसा कि पॉलिटिकल आउटकम तो पहले पार्ट में हो चुका था, आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक आउटकम, साथ साथ सोशल आउटकम। तो सबसे पहले what is the economic outcome and what is the effect of the economic outcomes on the डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी पे इकोनॉमिक आउटकम का क्या फर्क पड़ता है, आइए हम जानते हैं इस क्लास में। तो हाय दोस्तों, आइए देखते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स। आखिर डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होता है। हमने पॉलिटिकल आउटकम जाना कि डेमोक्रेसी पे किस तरह से पॉलिटिकल आउटकम होता है, किस तरह से पॉलिटिकल असर होता है, क्या होता है, कैसे होता है, मैंने डिटेल में जाना। अब मैं जानूंगा कि आखिर इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होता है, इकोनॉमिक परिणाम क्या होता है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। तो इकोनॉमिक मीन्स तो आप जानते होंगे, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, यानी रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित चीज़ों का, मतलब विकास से संबंधित, आर्थिक मामलों में विकास से संबंधित चीज़ों का। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का, राष्ट्र का, समाज का, सोसाइटी का, किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप का ग्रोथ करना अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक, आर्थिक हालात पर। साथ ही साथ उनको डेवलप करना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना। साथ ही साथ इनइक्वालिटी आर द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है ना, ये सारे क्या है, हमारे डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं, हमारे डेमोक्रेसी के महत्वपूर्ण आउटकम्स हैं, जो डेमोक्रेसी से हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, गरीबी को कैसे आप रिड्यूस करो, कैसे कम करो, इन सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है, जो डिपेंड होते हैं, वो हमारे आते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स में। यानी ये होता है डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक आउटकम्स, यानी जो आपके देश के पुअर हैं, गरीब हैं, उनका लेवल क्या है, क्या उनकी कंडीशन में इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो अपनी हालात को सुधार रहे हैं या नहीं सुधार रहे हैं, ये आता है आपका इकोनॉमिक आउटकम्स में। साथ ही साथ एरिया, सोशल, समाज डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना, किसी भी कंट्री का डेवलप करना आप कैसे करोगे, ड्यू टू इकोनॉमिक आउटकम्स। तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, इकोनॉमिक आउटकम्स में आती है दोस्तों। अगला पॉइंट कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आखिर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ कह रहा है वी एक्सपेक्टेड
हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं दैट आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट शुड ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारी जो चुनी हुई सरकार है, वो हमारा डेवलप करेगी, हमारा विकास करेगी। आखिर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होती है। तो हम इसमें ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा विकास होगा, हमारा डेवलप होगा। लेकिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अधिकतर देशे, मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर अनेबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस। वो बहुत सी देशें जो डेमोक्रेटिक तो हैं, लेकिन वो अपने लोगों की इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, यानी वो अपने लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते। उनका पूरा ना करने का रीज़न क्या है? रीज़न है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन। उन देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है जिससे कि उनको डेवलप कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, उनके बस में बात नहीं रह जाती, उनके इकोनॉमिक आउटकम उनका नहीं रह जाता, उनके पास आर्थिक रिसोर्सेस उतने नहीं होते हैं जिससे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हुए अपने लोगों की हालत को इम्प्रूव नहीं कर पाते। साथ ही साथ ग्लोबल सिचुएशन, कुछ ऐसी वैश्विक हालात होती हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में जिससे कि आप अपने लोगों का, अपने सोशल का उतना डेवलप नहीं कर पाते जितना आपसे लोग उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, अगर आप भाई देश में हो, विदेश में हो, आप किसी भी देश में हो, आपको वर्ल्ड लेवल के साथ चलना होता है, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इन कारणों से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, कहीं ना कहीं रुक सी जाती है अपने लोगों का डेवलपमेंट करने में। दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है आर्थिक हालात पर। आर्थिक हालात कैसा है, देश की पॉवर्टी का हालत कैसा है, लोगों का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती हैं अपने अधिक से अधिक पॉपुलेशन के कारण, ग्लोबल सिचुएशन के कारण, या तो कुछ वर्ल्ड वाइड कंडीशन के कारण वो अपने लोगों का विकास उस लेवल से नहीं कर पाती जितना उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों इंडिया की, अपने कंट्री की बात करूं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में भारत में क्या हुआ है, एजुकेशन, हेल्थ की सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने किस तरह से लोगों को, महिलाओं को आगे आने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हर एक लोगों को गैस प्रोवाइड किया, साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था, साथ ही साथ अच्छे रोड और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये है उनके डेवलपमेंट, ये है उनका विकास। इससे उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इससे उनका विकास होगा। आप देख रहे होंगे कि इधर पिछले कुछ दिनों से महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। जहाँ कोविड का हालात था, कोविड के 19 का सिचुएशन था, बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार ठप हो गया। इस बीच में इतना महंगाई होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम सब के लिए। लेकिन अगर देखा जाए, ध्यान से समझा जाए, तो आज इतने कुछ होने के बावजूद हम लोगों के पास उतनी बुरी हालत नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। आज अगर महंगाई बढ़ी है तो सबके पास पैसा भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। थोड़े से काम करने से आपको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर पाते हो। साथ ही साथ सरकार ने अच्छी तरीके से लोगों की मदद की है। कोविड के समय में अच्छे से लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया है, लोगों के घरों तक अच्छे से अपनी मदद को पहुंचाया है, चाहे वो बात हॉस्पिटल्स की हो, दवाओं की हो, फैसिलिटीज़ की हो, चाहे किसी भी तरह की हो। जैसा कि आपने देखा होगा मोदी जी की योजना के तहत घर घर स्वच्छ पानी पहुँचाने का प्लान बनाया जा रहा है। आप देखे होंगे आपके गाँव में भी पाइपलाइंस वगैरह बिछनी शुरू हुई हो गई, आपके घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जा रहा है महज बहुत ही सस्ते प्राइस में। तो दोस्तों ये होता है डेवलपमेंट, जो कि इंडिया में काफ़ी तेज़ी से हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। हम जनता के लिए, हमारी गवर्नमेंट जो है जागरूक है और बेहतर काम कर पा रही है। तो दोस्तों यही होता है हमारा इकोनॉमिक आउटकम, जिसको करने में बहुत सी देशें जो होती हैं फेल हो जाती हैं, चाहे उनके पॉपुलेशन के कारण हो, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाती हैं। जैसे इतना कुछ करने के बाद भी देखा जाए तो इंडिया में आज भी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा तक है, आज भी लोग परेशान हैं, आज भी लोग सड़कों पे रहने पे मजबूर है, स्लम्स में रहने पे मजबूर है। उनके पास बेसिक नीड्स जो होने चाहिए वो भी उनका पूरा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को और ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको और ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने ग्रुप के लिए। तो दोस्तों अगर ध्यान दिया जाए ना तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द
डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द मोनार्की कंट्री। यानी देखा जाए तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं और जो मोनार्की कंट्री होते हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मोनार्की कंट्री या कह सकते हैं जो डिक्टेटरशिप वाली देश होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उनसे बेहतर होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करती है, अपने लोगों के बारे में इनसे तो ज़्यादा सोचती है। किन से? जो डिक्टेटर्स होते हैं, जो मोनार्की होते हैं, इनसे बेहतर होती है डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को, नेताओं को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को ये लालच होता है कि अगर वो बेहतर नहीं करेंगे तो पीपल नेक्स्ट टाइम उनको वोट नहीं करेंगे, और इस वजह से वो लोगों के लिए काम करते हैं। वही डिक्टेटर्स को कोई डर नहीं होता, वो डिक्टेटर होता है भाई, तानाशाह होता है, उसे किस बात का डर। सही बात वही देखा जाए मोनार्की में होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा तो उसे किसी बात की गम नहीं होती। हाँ, राजा अगर बेहतर है तो प्रजा खुश है, राजा अगर बुरा है तो प्रजा बहुत दुखी है। दोस्तों होता क्या है, डेमोक्रेसी इनमें तीनों तरह की सरकारों में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे अच्छे तरीके से लोगों के बारे में सोचता है। अब वो आप कह लीजिए चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव का लालच है या कह लीजिए उनसे जनता से प्रेम है, जो भी कह लीजिए आप, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों का कहीं बेहतर होता है कंपेयर टू डिक्टेटर, मोनार्की या किसी और तरह के गवर्नमेंट में। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी किस तरह से हम समाज में फैले हुए पॉवर्टी यानी गरीबी को और इनइक्वालिटी यानी असमानता को रिड्यूस करें यानी कम करें। दोस्तों देखा होगा आपने पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया। वहाँ मैंने बताया था कि किस तरह से गांधी जी ने अछूतों को समानता दिलाने के लिए, एक करने के लिए, हिंदू समाज में जोड़ने के लिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, उनको समाज में आगे लाने के लिए ये कार्य किया। तो वही होता है कि हमारी सरकार ने, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बार बार प्रयासरत रहती है, संघर्ष करती है कि पॉवर्टी को कम से कम किया जाए, साथ ही साथ इनइक्वालिटी को भी कम से कम किया जाए। ध्यान से आइए देखते हैं, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो आधार है ना वो पॉलिटिकल इक्वलिटी ही है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का आधार सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, तो डेमोक्रेसी का जो बेस है, जो आधार है, वही क्या है, वही है इक्वलिटी यानी कि समानता। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पॉलिसी यही होती है कि वो लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करे, लोगों को समानता दिलाए। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हर एक नागरिक को, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके पास बराबर का मौका होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे। यानी अगर एक हिंदू के वोट का महत्व एक है तो मुस्लिम के वोट की वैल्यू भी एक ही होती है। अगर कोई हिंदू में हायर कास्ट का है, ब्राह्मण, ठाकुर है, वहीं लोअर कास्ट का कह सकते हैं एससी, एसटी होगा, लेकिन दोनों की वोट की वैल्यू क्या है, सिमिलर होती है। डेमोक्रेसी में कोई हायर कोई लोअर नहीं होता, हर एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू एक होती है। दोस्तों ये होता है हमारा कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलायबल, जिससे लोगों को सपोर्ट मिलता है, लोगों को ज़्यादा प्यार मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ देखा जाए अलॉन्ग विथ, आपने देखा कि हर एक सिटीजन को बराबर का अधिकार मिलता है, बराबर का न्याय मिलता है कि वो बराबर के अधिकार से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है। अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल इक्वालिटी, इन पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ होते हुए भी देयर इज अ ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग द इंडिविजुअल। इन इंडिविजुअल में बहुत बड़ा फर्क होता है। यानी वोट देते समय तो हर एक होता है, अमीर, गरीब, हायर, लोअर, हिंदू, मुस्लिम, हर एक की वोट की वैल्यू तो एक होती है। कब? एट द टाइम ऑफ इलेक्शन उनके वोट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एक होती है, एक जैसी होती है, समान होती है। लेकिन आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद क्या होता है, चुनाव के बाद बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। ये हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी है, जिसको कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट्स को सुधारना होगा। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे लीडर, हमारे पीएम सीएम को ध्यान देना होगा कि वोट देते समय ये तो बिल्कुल बात सही है कि हर एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिलता है, लेकिन चुनाव के बाद ये अधिकार कहाँ से गायब हो जाते हैं। चुनाव के बाद होता क्या है, जिन इंडिविजुअल के पास पावर होता है, मनी होता है, पैसा होता है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कंटिन्यू ग्रो करते हैं, कंटिन्यू अपना डेवलप करते हैं। और वहीं जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनकी कंडीशन में किसी भी तरह का सुधार नहीं होता है, वो स्टिल पुअर ही रहते हैं। उनका जो कंडीशन है वो डे बाय डे खराब ही होता रहता है, यानी ज्यों का त्यों बना रहता है, वो क्वालिटी में अपने इम्प्रूव नहीं कर पाते। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आजकल बड़ा ही अपोजिशन आरोप लगाता है कांग्रेस
किसके ऊपर? बीजेपी के ऊपर, कि बीजेपी गवर्नमेंट में कोई 2 ही व्यक्ति हैं, अंबानी, अडानी, तीसरा कह सकते हैं रामदेव। ये ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बराबर ग्रो कर रहे हैं, बराबर अपने आप को देश में फैला रहे हैं, अपने व्यापार को फैला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए गरीब परिवार की, तो उसकी कंडीशन अभी भी उतनी है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा क्या लगता है आपको, क्या इंडियन गवर्नमेंट यहाँ कमजोर है, या धीरे ही सही, स्लो ही सही, लेकिन गरीबों की हालत में सुधार हो रहा है। देखिए क्या होता है ना, कि जो समाज से एक बार पीछे हो चुके हैं, उनको समाज में बराबर लाने का मतलब थोड़ा समय तो लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता कि जो आगे हैं उनको आप जंजीरों में बांध लो, उनको पैरों में बेड़ियां लगा के रोक लो और पीछे वाले को आगे लाओ, फिर समाज को आगे बढ़ाओ। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। जो आगे हैं भाई निश्चित ही वो आगे रहेंगे, वो गैप जो है वो रहेगा। लेकिन जब हर व्यक्ति को एजुकेशन मिलेगा, हर व्यक्ति को हेल्थ मिलेगा, हर व्यक्ति को फूड, क्लॉथ, ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो निश्चित ही उनका जो कंडीशन होगा वो इम्प्रूव तो होगा। तो आप बताइएगा जरूर आप कैसा फील करते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आप कंडीशन बताइए कि जो स्लम्स में रहने वाले लोग थे, जो गरीब लोग थे, क्या उनकी कंडीशन अब सुधर रही है या वैसी ही है या उससे भी बुरी हो रही है। आप इसका आंसर जरूर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों यही होता है सोशल का ये जो पार्ट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक आउटकम। आखिर इकोनॉमिक आउटकम में क्या होता है? वोट देते समय हर एक व्यक्ति की बराबर हो जाती है, हर एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू बराबर हो जाती है। लेकिन आफ्टर द इलेक्शन व्हेन द गवर्नमेंट फॉर्म, जब गवर्नमेंट बन जाती है, सरकार बन जाती है, तो कंडीशन जस का तस होता है। गरीब गरीब रहता है, अमीर और अमीर होता चला जाता है। आखिर इस तरीके से हम ये गैप्स को कैसे भर पाएंगे? ये देखा जाए तो भारत में मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से क्या हो रहा है कि भारत में अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। गरीबों की हालत में निश्चित ही सुधार होता दिख रहा है। जिस तरह से उनको पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था, ये सारा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, ये निश्चित ही काबिल तारीफ है। मैं ये नहीं कह सकता कि सारी फैसिलिटी बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है, इनमें से बहुत सी फैसिलिटीज कांग्रेस की सरकार से मिल रही है। तो निश्चित ही देखा जाए तो लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों से भारतीय गरीबों की हालत तो काफ़ी ज़्यादा सुधर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, गरीबों की हालत तो इस कदर हो जाती है, देखा जाए अगर पिछले 20 सालों के पहले अगर भारत में ही देखा जाए तो पुअर की हालत ऐसी थी, या आज भी कुछ % ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन इंडिया में भी बद से बदतर है, यानी कि बहुत बुरी है। यानी कि उन्हें जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जैसे कि एजुकेशन, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स और साथ साथ हाउस, क्लीन वाटर, ये भी उनको नहीं मिल पाते हैं। जबकि हम सब जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि भारत के जो सबसे बड़े वोटर हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो ये गरीब हैं। वो ये गरीब है जिनका वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। आखिर क्यों इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ चूंकि वोट की वैल्यू होती है, वोट की कीमत होती है, तो जिनके पास ज़्यादा वोट होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो गरीबों की हालत में उस तरह का सुधार नहीं हो रहा है। वोट देते समय ये इक्वल होते हैं, लेकिन वोट के बाद इनको जो मिलने वाले अधिकार होते हैं वो बेहद कम से हो जाते हैं दोस्तों। तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा कमी है, ये बहुत बड़ा एक आउटकम्स है जो डेमोक्रेसी का फेल्योर है, डेमोक्रेसी के कमियों को दर्शाता है, डेमोक्रेसी के बुरा और डेमोक्रेसी के कमज़ोर होने का एहसास दिलाता है। दोस्तों ध्यान देना है हमें समाज को सुधारना है, हमें बिल्कुल ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जो हर वर्ग के लिए बराबर से काम करे, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचे। कम से कम एटलीस्ट इन गरीबों को उनको बेसिक नीड्स तो प्रोवाइड किए ही जाए, उनको एक घर, उनको पीने का पानी, स्वच्छ, ये सारी व्यवस्था तो प्रोवाइड की जाए। और आप देख रहे होंगे पिछले 20 सालों से भारत सरकार जो है इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, गरीबों को आवास प्रोवाइड कर रहा है, गरीबों को रहने का स्वच्छ मकान, उनके बच्चों की फ्री शिक्षा, उनका बिल्कुल फ्री चेकअप, फ्री दवा, इलाज, सब कुछ। और साथ ही साथ अभी तो फ्री स्वच्छ जल घरों घरों तक पहुंचाया जा रहा है, और हर एक घर पे एक सुलभ शौचालय यानी लैट्रिन की व्यवस्था दी जा रही है। तो निश्चित ही ये सारी फैसिलिटीज़ भारत को यूनिक बनाती है, इंडियन गवर्नमेंट को वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट, वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिस्ट में आगे ले जाती है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे गवर्नमेंट का। हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश और उनके बगल में देखा जाए पाकिस्तान। इन देशों में जो है ना काफ़ी बुरी हालत है। अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो मिलिट्री रूल होता है, मिलिट्री जब चाहे वहाँ पे गवर्नमेंट को हथिया लेता है, तो पाकिस्तान को आप साइड कर दीजिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में अभी भी मोर देन हाफ
पीपल, यानी जितनी आबादी है आधे से ज़्यादा आबादी आज भी वहाँ गरीबी रेखा के नीचे आती है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है, यानी लिविंग स्टैंडर्ड के नीचे की जीवन जी रही होती है। कहाँ पे? बांग्लादेश की आधी से कम की ज़्यादा आबादी इस तरह से जीवन यापन कर रही है। इंडिया में मैंने बताया किस तरह से हालत सुधर रहा है, पिछले 2 डिकेड से 20 सालों से काफ़ी तेज़ी से हम अपने कंडीशंस को सुधार रहे हैं, तो वहीं बांग्लादेश में अभी भी ये कंडीशन बरकरार है। निश्चित ही बांग्लादेश को चिंता करना चाहिए, बांग्लादेश को एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो उनके लोगों के बारे में भला करे, उनके अच्छे बारे में सोचे। बांग्लादेश और ऐसे कुछ और भी देश है जिनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उन्हें बड़े देशों से, रिच कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री से, डेवलप्ड कंट्री से खाने के लिए अनाज तक भी मांगने पड़ जाते हैं। ये कंडीशन है बांग्लादेश की, तो निश्चित ही ये बहुत बुरी कंडीशन है। और आप जानते हैं कि भारत सरकार भाई बिल्कुल यहाँ पे प्रबल है, सक्षम है, वो बैठा के भी भारत की सभी जनता को 20 साल तक भोजन करा सकता है। ये हमारी एबिलिटी है, ये हमारे भारत की महानता को शो करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कोविड के समय से हर एक परिवार को लगभग 2 बार महीने में फ्री राशन की व्यवस्था दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय सरकार की जो काम है ये काबिल तारीफ है। इसके लिए एक सैल्यूट बनता है इंडियन गवर्नमेंट को, सैल्यूट बनता है उन सभी जनता को जिन्होंने ऐसी सरकार चुनी है। दोस्तों तो आइए अब बढ़ते हैं हम। पॉलिटिकल आउटकम हो गया, इकोनॉमिक आउटकम हो गया, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है सोशल आउटकम। जैसा कि हमने देखा कि राजनीतिक स्तर से ये चैप्टर किस तरह से जरूरी है, साथ ही साथ हमने देखा कि इकोनॉमिक आउटकम इनका क्या है, आर्थिक हालात इसके कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोशल आउटकम, आखिर सामाजिक इसका परिणाम क्या निकलता है, समाज पे इसका क्या असर पड़ता है, या समाज कितनी रिलायबिलिटी होती है इस तरह के गवर्नमेंट में या इस तरह की सरकार में जो होती है डेमोक्रेटिक, यानी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। दोस्तों आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आखिर क्या होता है डेमोक्रेसी का सोशल आउटकम। पॉलिटिकल आउटकम डन, इकोनॉमिकल आउटकम डन, लास्ट है हमारा सोशल आउटकम, यानी हमारा जो ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो परिणाम है ये हमारे सोशल पे, हमारे समाज पे कैसा पड़ता है। और आप जानते हैं कि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं, ऊंच नीच की भावना अभी भी थोड़ी बहुत बरकरार है, हिंदू मुस्लिम की भावना, अलग अलग जेंडर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप में जो हम बटे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की बुराइयां हैं। ये हमें भारतीय नहीं होने देता, ये हमें हिंदू मुस्लिम, अलग तमिल, तेलुगु, उड़िया, भोजपुरी में बांट के रखता है। तो कहीं ना कहीं हमें इनसे बाहर निकलना है, ये समाज की बुराइयां हैं, इनको हमें दूर करते हुए हमें एक बनना है, हमें भारतीय होना है, हमें हमारे अंदर हमें नेशनलिज्म की भावना लानी है। जैसा कि आपने पढ़ रखा था नेशनलिज्म इन इंडिया, की किस तरह से हमारे लीडर्स ने देश के लिए एक होकर संघर्ष किया, हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोगों ने संघर्ष किया और अंत में भारत को आज़ाद दिलाया, भारत को मजबूत बनाया। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्या कि सोशल आउटकम क्या होता है। तो प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, सबसे पहला काम यही है हमारे डेमोक्रेसी का कि वो हमारे सोशल में हर एक नागरिक को क्या दिलाएगा, डिग्निटी दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा और फ्रीडम यानी कि आज़ादी दिलाएगा उनके विचारों की, उनके सोच की, उनकी भावनाओं की। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के, हर एक नागरिक के सम्मान का कद्र होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए उनके हर एक विचारों की। अगर वो सही है, अगर वो लीगल है तो बिल्कुल उसके लिए वो आज़ाद होने चाहिए। साथ ही साथ देखिए डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीज़न, जो हमारे समाज में नाना प्रकार के, कई प्रकार के जो सामाजिक डिवीज़न है, सामाजिक भाग है, उनको एकोमोडेट करना, उनको संभालना, उनको एक मंच पे लाना, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बात है। और ये अगर पॉसिबल है तो वो सिर्फ इसी तरह के गवर्नमेंट में है। साथ ही साथ डेमोक्रेसी क्या करता है, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल क्राइसिस बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट, यानी ये क्या करता है हमारे समाज में होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद, किसी भी तरह की समस्या को बदतर होने से, बुरा होने से रोकता है, कम करता है। ये एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आउटकम है, ये सबसे बड़ा एक सोशल आउटकम है। साथ ही साथ डेमोक्रेसी इज बेस्ट टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। न डेमोक्रेसी क्या करता है, ये बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही लाजवाब तरीके से हैंडल करता है किसको, समाज में होने वाले डिफरेंसेस को, समाज में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को। अगर कोई सबसे ईजिली और सबसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करता है तो वो है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
इसीलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द अदर्स। डेमोक्रेसी जो है बाकी तरह की गवर्नमेंट से बेटर है, ये निकल के आता है एक रिजल्ट जिनमें अभी भी बुराइयां तो हैं, अभी भी कमियां तो हैं, अभी भी लिमिटेशन तो है, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे बेहतर गवर्नमेंट है। ये हमारा होता है सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सोशल आउटकम, सोशल परिणाम क्या होता है दोस्तों। आइए लेके आते हैं आपके सामने कुछ और टॉपिक जिससे और आप क्लियर कर पाओगे इस सोशल आउटकम को। इस चैप्टर होता है कि डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, अपने गोल को पाने के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए। डेमोक्रेसी का लक्ष्य क्या है? डेमोक्रेसी का लक्ष्य है कि हर एक पीपल को बराबर का अधिकार मिले, बराबर का सम्मान मिले, उनका समाज में बराबर का रिस्पेक्ट बना रहे। तो ये सामाजिक आउटकम में डेमोक्रेसी को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? नंबर 1, डेमोक्रेसी इज नॉट रूल्ड बाय मेजोरिटी ऑलवेज। ऐसा ना हो कि जो समाज में मेजोरिटी के लोग हैं वो डेमोक्रेसी में बार बार हर बार उन्हीं की सरकार बने। ये तो जाहिर सी बात है भाई कि जो मेजॉरिटी में है उनके चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर सिर्फ वो बन रहे हैं, बार बार उन्हीं की सरकार बन रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। वो कहीं ना कहीं से मिसयूज कर रहे हैं अपने पावर्स का, अपने अधिकारों का। और उनमें होता क्या है, जब बार बार मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनती है तो होता क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ध्यान देना होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की माइनॉरिटी के साथ, जो समाज में कम संख्या के लोग हैं उनके साथ गलत ना हो, उनकी ज़रूरतों को सरकार जरूर पूरा करे, इन बात का उन्हें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इन एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप हैव फेयर चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। जब इलेक्शन हो हर बार हर ग्रुप के लोगों के पास, हर एक व्यक्ति के पास एक सुनहरा और एक बेहतर अच्छा मौका होना चाहिए सरकार बनाने का, गवर्नमेंट बनाने का। अगर उनकी पॉलिसी बेहतर है, अगर वो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित ही उनको पूरा मौका मिलना चाहिए कि लोग उनको चुने और उनका सरकार बनाने में उनकी मदद करें। यहाँ बीच में मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई भी केस ना आए, कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप का केस ना आए, कोई भी जेंडर रिलीजन का केस ना आए। अगर ये बीच में आता है तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए बेहतर तो नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ और टॉपिक जो आपको और कन्फर्म कराएगा सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें जो सोशल आउटकम में है उसमें हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। हमें हर एक नागरिक के आज़ादी और उनके सम्मान के बारे में सोचना चाहिए कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, अपना एक क्या होता है, डिग्निटी होता है, उसे हमें महत्व देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों क्या होता है देखिएगा, डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर इस टॉपिक पे बात करें तो डेमोक्रेसी जो है ना दूसरे तरह के गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है, मच सुपर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है निश्चित ही व्यक्ति की आज़ादी और व्यक्ति का सम्मान का पूरा ख्याल करती है। साथ ही साथ प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, साथ साथ ये प्रमोट करती है हर एक व्यक्ति के सम्मान, आज़ादी और रक्षा के लिए। ये हमें राइट्स प्रोवाइड करती है। आप जानते हैं किस तरह से राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू जो भी राइट्स हैं, आप जानते होंगे कि 7 राइट्स हमको मिले हैं। ये सारे राइट्स जो होते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हमको मिले होते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा हमको मिले होते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन, ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे किस तरह से औरतों का समाज में जो सम्मान था वो नहीं होता था पहले, किस तरह से औरतों ने अपने ग्राफ को बढ़ाया है, किस तरह से औरतों ने संघर्ष किया है। आपने देखा होगा कि औरतों को वोट देने तक का अधिकार नहीं प्राप्त था, उन्होंने कैसे करके समाज में अपना अधिकार प्राप्त किया। अब आप जानते हैं कि औरतों को वोट देने के साथ साथ उनको चुनाव लड़ना, चुनाव में जीतना, यानी 1/3 सीट उनको रिजर्व हो जाना, हर तरह की वैकेंसी में उनका रोल होना, यहाँ तक कि पायलट बनना, डिफेंस में जाना, ये सारे काम आज औरतें कर पा रही हैं। चूँकि औरतों के बिना हमारे समाज की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। क्या आप सोचते हैं कि समाज के एक वर्ग पुरुष का आप विकास कर दें, औरतों का ना करें, तो क्या आप सही में कंट्री का डेवलप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगर आपको देश को डेवलप करना है, देश को आगे ले जाना है, तो उनमें रहने वाली औरतों को भी साथ साथ डेवलप करना होगा, नहीं तो फिर हमारा समाज काफ़ी ज़्यादा पीछे रह पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, कुछ हमारे समाज के ऐसे अंग होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल साइड में करके रखते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल अलग करते हैं, उनको वो पहचान, उनको वो रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं मिल पाती है। तो हमें उनके भी डिग्निटी और फ्रीडम का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि
In democratic country should give the equal status and equal opportunity for such group। यानी ऐसे ग्रुप जो समाज में पीछे हैं, समाज में दबे कुचले हैं, समाज में हमारे लेवल में नहीं है, हमसे काफ़ी पीछे हैं, जो डेवलपिंग के लेवल के कम हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनके स्टेटस को, डिग्निटी को बढ़ाना चाहिए, उनको भी समाज के साथ लाना चाहिए। समाज में उनको पीछे रखने से देश का विकास तो नहीं होना है माय डियर स्टूडेंट्स। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इन डेमोक्रेसी द राइट्स ऑफ एवरी पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति का जो राइट्स होता है, अधिकार होता है, कहीं ना कहीं बेहद खास होता है। चाहे वो औरत हो, चाहे वो किसी भी सोसाइटी के, किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप के, किसी भी रिलीजन के, या किसी भी कास्ट या किसी भी जेंडर के हो, हर एक का सम्मान होना बेहद जरूरी है। दोस्तों अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट पे, जो कि है कंक्लूजन। आखिर इस चैप्टर से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकला। आपने चैप्टर शुरू किया था कि क्या डेमोक्रेसी सबसे बेहतर है, तो आपने पाया कि डेमोक्रेसी जो है सबसे बेटर तो है, लेकिन सबसे बेस्ट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में अभी भी बहुत सी कमियां हैं, बहुत से लिमिटेशन है, जिन्हें कहीं ना कहीं हमें दूर करना होगा। उनके बिना दूर किए डेमोक्रेसी जो है वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती है। बेटर जरूर है बट बेस्ट नहीं बन सकती। और वो क्या कमियां हैं, जैसा कि मैंने बताया था, एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह लागू होने चाहिए, समाज में हर एक वर्ग का डेवलप करना चाहिए, समाज के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा, हर तरह के डेवलपमेंट होने के बाद डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर गवर्नमेंट बन सकती है, बेस्ट गवर्नमेंट बन सकती है। और निश्चित ही कहा जाएगा कि ये बेटर तो है, उनमें कोई कमी नहीं रही है। आइए हम बढ़ते हैं, आपका 1-2 मिनट और समय लेंगे, ध्यान से देखिएगा कि कंक्लूजन को थोड़ा सा मैं लिख कर बताना चाहूँगा, जिससे आप नोट्स बना लें और अच्छे से अगर क्वेश्चन आए तो उसका आंसर भी आप कर पाएँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं चैप्टर के आखिरी पार्ट पर, कंक्लूजन की तरफ। आखिर क्या निष्कर्ष निकला, देखिएगा। द एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर एंड, यानी डेमोक्रेसी की जो परीक्षण है, जो एग्जामिनेशन है, वो कभी खत्म नहीं होता। आप जितना डेमोक्रेसी को ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा उस पर क्वेश्चन करेंगे, डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा रिलायबल, उतनी ज़्यादा बेहतर बनेगी। साथ ही साथ व्हेन अ पीपल गेट बेनिफिट्स दे वांटेड टू मोर एंड मोर। जैसे कि आप डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने किसी को बेनिफिट दे दिया, किसी को फायदा दे दिया, तो पीपल बार बार चाहता है, जैसे कि आप के लिए मैं ये क्लासेस लेकर के आया हूँ, बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला, मैं आपके लिए पढ़ाने आता हूँ। आप क्या करते हो, आप वही बात, आपको एक लाइक शेयर करना आपके लिए भारी हो जाता है, आपको अपने चाहने वालों तक मेरा चैनल भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि मैंने आपके लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ, इतना सारा आपके लिए संघर्ष करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, मेरे टीम का सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो निश्चित ही ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है मेरे लिए, फिर भी मैं अपना काम करते जा रहा हूँ। उम्मीद है आपसे कि आज नहीं कल आप मेरा साथ दोगे जरूर। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पीपल ऑलवेज कम विथ मोर एक्सपेक्टेशन एंड मेनी कंप्लेंट्स। लोग जब आते हैं ना, तो उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद ज़्यादा होती है, और शिकायत भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मुझे आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है, बट मैं आपसे कंप्लेन नहीं कर सकता, और आपको क्या है, आपको कहीं ना कहीं हमसे क्या है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी, शायद मैं उतना पूरा ना कर पा रहा हूँ वो। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा हो रहा तो आप कंप्लेन तो कर सकते हो, आप शिकायत कर सकते हो, अपनी शिकायत को बताओ हम तक, निश्चित मैं पूरा करने का पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आगे, टुडे मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल बिलीव दैट, आज अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि देयर वोट डेफिनेटली मैक्स द डिफरेंस बिटवीन द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड देयर टू ओन सेल्फ इंटरेस्ट। आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनके वोट ने समाज में गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क डाला है। तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि निश्चित ही हमारे जो वोट हैं, हमारे वोट ने समाज में काफ़ी ज़्यादा फर्क डाला है। गवर्नमेंट और बड़े बड़े नेताओं को मजबूर कर देते हैं कि वो गलियों में, नालों में आके वोट मांगते फिरते हैं। इलेक्शन के बाद, चुनाव जीतने के बाद वो निश्चित ही फिर गली में नहीं आते हैं, उन्हीं गली के लोगों को गंदी गंदी गालियाँ या बुरा बोल सकते हैं अगर कोई बुरा नेता होगा तो, लेकिन वो गलियों में आते हैं कम से कम चुनाव के समय, वोट मांगते समय, तो उन्हें ये लगता होगा ना कि आखिर मैंने यहाँ काम क्यों नहीं किया, मेरी पार्टी ने यहाँ काम क्यों नहीं की, मेरी पार्टी 10 साल से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आखिर ये रोड, ये गली, ये मोहल्ला इतना पीछे कैसे रह गया। तो निश्चित ही हमारे वोट से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जिससे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़े बड़े नेता जो हैं वो समाज में उनको आना पड़ता है, लोगों को फेस करना पड़ता है, लोगों की शिकायत को सुनना पड़ता है। अगर ऐसे सुने या ना सुने, बट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, चुनाव के समय, तो उनको सुनना ही पड़ता है दोस्तों। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो एनी
अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एज गुड एज डेमोक्रेसी। कोई भी दूसरी तरह की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इतनी अच्छी नहीं है। डेमोक्रेसी में थोड़ी बहुत कमियां हैं जो कि निश्चित इस समय रहते हम उसको इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे जैसे लोगों का रोल बढ़ेगा, लोगों की जानकारी बढ़ेगी, निश्चित ये कमियां भी दूर होंगी और हम एक बेहतर समाज की ओर, बेहतर देश की ओर, एक बेहतर भारत की ओर बढ़ते दिखेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पर।